नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, कोशिका। हमारे सामने इस विषय पर काफी विस्तृत नोट्स हैं और हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि इनके बीच के कनेक्शन को ढूंढना है। ये समझना है कि ये छोटी-छोटी बातें मिलकर जीवन की कितनी बड़ी कहानी कहती हैं। बिल्कुल। हम अक्सर कोशिका को जीवन की इकाई कहकर आगे बढ़ जाते हैं, पर आज हम इस पर रुक कर सोचेंगे। ये सिर्फ एक इकाई नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है, एक ब्रह्मांड जो हमारे भीतर मौजूद है। तो चलिए इस सूक्ष्म ब्रह्मांड की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से विज्ञान ने इस दुनिया में झांकना शुरू किया था, इसकी खोज। नोट्स में जिक्र है 1665 में रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी खाली जगहें देखी और उन्हें कोशिका नाम दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो देखा वो जीवन नहीं बल्कि जीवन के छोड़े हुए निशान थे, है ना? हाँ, ये एक बेहतरीन अवलोकन है। हुक ने असल में मृत पादप कोशिकाओं की दीवारों को देखा था। अच्छा। इसीलिए उन्हें कोशिका विज्ञान का जनक तो कहते हैं, पर उन्होंने एक खाली घर देखा था। उस घर में रहने वाले जीव को, यानी जीवित कोशिका को पहली बार देखने का श्रेय एबी ल्यूवेनहोक को जाता है। जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद में एक पूरी दुनिया को हलचल करते देखा। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। सोचिए उस पल ने इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल दिया होगा। ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास और हमारे भीतर भी एक अनदेखी दुनिया बसती है। और ये दुनिया कितनी विविध हो सकती है, इसका अंदाजा इन नोट्स में दी गई एक तालिका से लगता है। मैं इन आंकड़ों को देख रही थी और ये सचमुच हैरान करने वाले हैं। एक तरफ माइकोप्लाज्मा नाम की कोशिका है जो इतनी छोटी है, और दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का अंडा जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हैं। ये दोनों ही कोशिका हैं। ये सवाल ही इस विषय के दिल में उतरता है। ये सिर्फ मजेदार तथ्य नहीं है, ये हमें कोशिका के बारे में एक बहुत जरूरी सिद्धांत बताते हैं। आकार कार्य का अनुसरण करता है। शिक्षा Form सेवा यूट्यूब follows चैनल में function। आपका स्वागत है। कोशिका का कोई एक सही आकार नहीं होता। उसका आकार और उसकी संरचना पूरी तरह से उसके काम पर निर्भर करती है। शुतुरमुर्ग के अंडे को, एक पूरे जीव को विकसित होने तक पोषण देना है, इसलिए वो इतना बड़ा और पोषक तत्वों से भरपूर है। सही बात है। वहीं एक न्यूरॉन, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, उसे दिमाग से पैर के अंगूठे तक सिग्नल भेजना है, इसलिए वो एक लंबे तार की तरह विकसित हुई है। मतलब हर कोशिका अपने काम के लिए एक स्पेशलिस्ट है। जैसे शुक्राणु को तैरकर अंडाणु तक पहुंचना है, तो वो छोटा और गतिशील है। बिल्कुल। और अंडाणु को भ्रूण के शुरुआती विकास के लिए संसाधन जुटाने हैं, इसलिए वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये तो वाकई अद्भुत है। और इसी विविधता को एक साथ बांधता है कोशिका सिद्धांत, जिसे श्लाइडेन और श्वान ने दिया था। इसके दो मुख्य बिंदु हैं। पहला, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। और दूसरा, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये दूसरा बिंदु बहुत गहरा है। हाँ। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की हर कोशिका का संबंध अरबों साल पहले पृथ्वी पर जन्मी पहली कोशिका से है। ये जीवन की एक अटूट श्रृंखला है। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, और यहाँ अपवाद बहुत ही अजीब और दिलचस्प हैं। विषाणु, वायरस, ये कोशिका सिद्धांत के दायरे में फिट नहीं बैठते। ये जैविक दुनिया के विद्रोही जैसे हैं। विद्रोही शब्द इनके लिए बिल्कुल सही है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। अच्छा। जब ये किसी जीवित कोशिका के बाहर होते हैं तो ये नमक के कण की तरह निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही ये एक कोशिका के संपर्क में आते हैं, ये उसे हाईजैक कर लेते हैं और अपनी हजारों प्रतियां बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मतलब इनमें जैविक गुण तो हैं? हाँ, गुणन और उत्परिवर्तन जैसे गुण हैं, पर कोशिकीय संरचना, मतलब वो जीव द्रव्य और कोशिकांग का पूरी तरह अभाव है। वे जीवन के किनारे पर खड़े हैं। और नोट्स में तो इनसे भी ज्यादा अजीब चीजों का जिक्र है। वायरॉइड, जो सिर्फ आरएनए के एक धागे से बने हैं, बिना किसी प्रोटीन कवच के, और ये पौधों में बड़ी बीमारियां फैलाते हैं। और फिर आते हैं प्रियॉन, जो शायद जीव विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। इनकी खोज के लिए स्टैनले सिनर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सिर्फ प्रोटीन है, इनमें कोई आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए नहीं होता। ये सोचना ही डरावना है
कि सिर्फ एक गलत तरीके से मुड़ा हुआ शिक्षा सेवा प्रोटीन YouTube चैनल में दूसरे आपका सही स्वागत है। प्रोटीनों को भी अपना जैसा बनाकर एक घातक बीमारी फैला सकता है। जैसे मैड काउ रोग। बिल्कुल। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि जीवन की हमारी परिभाषा कितनी अधूरी है। तो ये विषाणु, वायरॉइड और प्रियॉन हमें दिखाते हैं कि जीवन के नियमों में भी अपवाद हैं। लेकिन अगर हम नियमों के अंदर वापस आएं, तो कोशिकाओं की दुनिया में भी दो बहुत बड़े साम्राज्य हैं, बिल्कुल है ना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बिल्कुल। और इन दो साम्राज्यों के बीच का अंतर बहुत गहरा है। इसे ऐसे सोचिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है। स्टूडियो अपार्टमेंट? हाँ, मतलब सब कुछ एक ही बड़े कमरे में है, कोई आंतरिक दीवारें नहीं। उसका डीएनए यानी उसकी जेनेटिक ब्लूप्रिंट बस एक कोने में पड़ा रहता है, जिसे हम केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, तो सब कुछ खुला खुला है। हाँ, बहुत सरल और कुशल डिजाइन है और माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला रूप यही था। बैक्टीरिया इसी श्रेणी में आते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं फिर एक हवेली की तरह हुई, जिसमें हर काम के लिए अलग-अलग कमरे हैं। एकदम सही उपमा है। यूकैरियोटिक कोशिका एक हवेली है जिसमें एक सुरक्षित लाइब्रेरी है, यानी केंद्रक, जहां डीएनए सुरक्षित रखा है। इसमें ऊर्जा बनाने के लिए पावर हाउस है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन बनाने और पैकेज करने के लिए फैक्ट्री और पोस्ट ऑफिस हैं, यानी राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। यह डिजाइन बहुत ज्यादा व्यवस्थित और जटिल है, और इसी जटिलता ने बहुकोशिकीय जीवों का विकास संभव बनाया। जैसे हम और आप। बिल्कुल। इन दोनों के बीच एक और अंतर का जिक्र है, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। ये S क्या है और क्या ये अंतर सिर्फ अकादमिक है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एस स्वेडबर्ग इकाई है जो आकार और घनत्व को मापती है, लेकिन ये अंतर सिर्फ अकादमिक नहीं, ये हमारे लिए जीवन रक्षक है। जीवन रक्षक कैसे? कई एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन इसी छोटे से अंतर का फायदा उठाती हैं। वे बैक्टीरिया के 70S राइबोसोम पर हमला करके उनकी प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को रोक देती हैं। और हमारे 80S राइबोसोम को कुछ नहीं होता। बिल्कुल, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी छोटे से आणविक अंतर की वजह से शिक्षा हम सेवा बैक्टीरिया YouTube को चैनल मार में पाते आपका हैं स्वागत है। और खुद सुरक्षित रहते हैं। ये विकास का एक खूबसूरत उदाहरण है। अब यूकैरियोटिक हवेली के अंदर भी दो अलग-अलग तरह के डिजाइन हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। नोट्स में इनकी तुलना की गई है और पहला ही अंतर कोशिका भित्ति बहुत बड़ा लगता है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये इन दोनों के जीवन जीने के तरीके को ही तय कर देती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोशिका भित्ति पौधे को ताकत और एक निश्चित आकार तो देती है, पर यह एक कीमत पर आती है, गतिशीलता की कीमत पर। अच्छा। सेल्यूलोज से बनी इस कठोर दीवार के कारण एक पादप कोशिका कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकती। इसी एक अंतर ने धरती पर जीवन के दो बिल्कुल अलग रास्ते तय कर दिए। एक स्थिर जीवन और एक गतिशील जीवन। हाँ, एक स्थिर स्वपोषी जीवन जो पौधों का है और दूसरा गतिशील परपोषी जीवन जो जंतुओं का है। और दूसरा बड़ा अंतर है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनके पास ये सौर ऊर्जा के पैनल हैं। सही बात है। जंतुओं को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वे ऊर्जा के लिए पौधों या दूसरे जंतुओं पर निर्भर है। ये जीवन की दो अलग-अलग आर्थिक रणनीतियों जैसा है। बिल्कुल, एक उत्पादक है और दूसरा उपभोक्ता, और यह अंतर कोशिकीय स्तर पर ही शुरू हो जाता है। इसी से जुड़ा एक और अंतर है रिक्तिका या वैक्यूल्स का। जंतु कोशिकाओं में ये छोटी छोटी होती हैं, अगर होती भी हैं तो, लेकिन एक परिपक्व पादप कोशिका में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका का 90% तक हिस्सा घेर सकती है। तो ये बड़ी रिक्तिका पौधे के लिए एक तरह से पानी का विशाल भंडार और उसका आंतरिक कंकाल दोनों का काम करती है। हाँ, क्या यही वजह है कि पानी न मिलने पर पौधे मुरझा जाते हैं? उनका वो स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर कम हो जाता है? एकदम सही। वो बड़ी रिक्तिका पानी से भरकर कोशिका की दीवार पर अंदर से दबाव बनाती है, जो पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। जब पानी कम होता है तो दबाव घट जाता है और पौधा मुरझा जाता है। मतलब ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार हाइड्रोलिक सिस्टम है। बिल्कुल। और आखिरी मुख्य अंतर है लाइसोसोम का, जिन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में तो है, पर पादप शिक्षा कोशिकाओं सेवा में नहीं। YouTube चैनल में हाँ, आपका स्वागत है। लाइसोसोम कोशिका की सफाई और सुरक्षा करने वाली टीम है। इनमें शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो बाहरी हमलावरों और कोशिका के अपने टूटे फूटे हिस्सों को पचाकर खत्म कर देते हैं। अच्छा। जंतु कोशिकाएं गतिशील होती हैं और बाहरी पदार्थों को निगल सकती हैं, इसलिए उन्हें इस कचरा प्रबंधन प्रणाली की ज्यादा जरूरत है। पादप कोशिकाओं में ये काम काफी हद तक उनकी बड़ी रिक्तिका ही कर लेती है। तो कुल मिलाकर ये चार अंतर
कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका और लाइसोसोम। हाँ, ये दो अलग अलग जीवन शैलियों के लिए किए गए विकासात्मक अनुकूलन को दर्शाते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये स्पष्ट है कि कोशिका सिर्फ रसायनों का एक थैला नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर मशीन है। उसकी खोज से लेकर उसके प्रकारों और उन अपवादों तक जो नियमों को तोड़ते हैं, हर बात हमें जीवन की कहानी का एक नया अध्याय बताती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सबक ये है कि संरचना और कार्य एक दूसरे से कितने गहरे से जुड़े हुए हैं। कोशिका का हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना है और इन सभी हिस्सों का अद्भुत तालमेल ही जीवन को संभव बनाता है। ये समझना कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कैसे काम करती है, हमें ये समझने में मदद करता है कि हम और हमारे चारों ओर का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि विषाणु और प्रियॉन जैसे कण कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, फिर भी वे जैविक प्रभाव डालते हैं। इन स्रोतों में पादप यानी प्लांट और एनिमल सेल के बीच का अंतर साफ दिखाया गया है और सबसे बड़ा अंतर उनकी बाहरी बनावट में ही दिख जाता है। पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटी सख्त दीवार होती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये सैर शहर की किलेबंदी जैसी लगती है। बिल्कुल सही। ये सेल्यूलोज से बनी एक बहुत मजबूत दीवार है जो पौधे को उसका कह सकते हैं ढांचा और सहारा देती है। अच्छा, इसीलिए तो पौधे बिना हड्डियों के भी सीधे खड़े रह पाते हैं। सही बात है। वहीं दूसरी ओर जंतु कोशिका के पास ऐसी कोई दीवार नहीं होती। तो उसकी सीमा क्या है फिर? उसकी सीमा सिर्फ एक पतली झिल्ली है, यानी सेल मेम्ब्रेन। ये शहर की सीमा पर लगी एक स्मार्ट बाड़ की तरह है जो ज्यादा लचीली होती है। और इस लचीलेपन का मतलब है कि जंतु कोशिकाएं अलग अलग आकार ले सकती हैं। हाँ, जैसे हमारी मांसपेशी कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प अंतर है जो स्रोतों में दिया गया है, ऊर्जा का भंडारण। हाँ, और ये सिर्फ केमिस्ट्री का अंतर नहीं है, ये जीवन शैली की कहानी बताता है। जीवन शैली की कैसे? देखिए, पौधे अपनी ऊर्जा को स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। स्वागत है। ठीक है। स्टार्च एक बड़ा और स्थिर अणु है, एक पौधे के लिए बिल्कुल सही, जो एक जगह खड़ा रहता है और उसे धीरे धीरे ऊर्जा चाहिए होती है। और जानवर ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं। ग्लाइकोजन वो ज्यादा आसानी से टूटता है जो जानवरों के लिए जरूरी है जिन्हें अचानक भागने या शिकार करने के लिए तेजी से ऊर्जा चाहिए। वाह, तो आप कह रही हैं कि ऊर्जा को स्टोर करने का तरीका भी सीधे तौर पर उस जीव के रहन सहन से जुड़ा है। बिल्कुल, एक स्थिर है, दूसरा गतिशील। तो ये शहर की बाहरी सीमा और ऊर्जा भंडार की बात हुई। अब शहर के अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं कमांड सेंटर से। केंद्रक या न्यूक्लियस। स्रोत इसे कोशिका का बॉस कहते हैं। इसे बॉस कहना बिल्कुल सही है। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया केंद्रक कोशिका का आप कह सकते हैं सिटी हॉल है। सिटी हॉल। जी, यहीं पर शहर को चलाने वाले सारे नियम कानून और ब्लूप्रिंट्स रखे हुए हैं। यानी हमारा डीएनए। हाँ, हमारा डीएनए जो गुणसूत्रों या क्रोमोसोम के रूप में संगठित होता है। यहीं से सारे आदेश जारी होते हैं कि कोशिका को कब बढ़ना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है और कब विभाजित होना है। तो ये आदेश कैसे भेजता है? क्या ये पूरे शहर में चिल्लाता है? नहीं, ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करता है। अच्छा। यह डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाता है जिसे mRNA कहते हैं और इस कॉपी को एक संदेशवाहक के रूप में शहर के बाकी हिस्सों में भेजता है। तो ये एक ऐसा सीईओ है जो सीधे काम नहीं करता बल्कि लिखित में निर्देश जारी करता है। बिल्कुल। दिलचस्प है। लेकिन इतने बड़े शहर को चलाने के लिए, सारे विभागों को काम करने के लिए बिजली की जरूरत तो पड़ती होगी। इस शहर का पावर ग्रिड कहाँ है? स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस के रूप में करता है। और ये नाम इसकी अहमियत को शायद कम आंकता है। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ पावर हाउस नहीं है, ये एक चमत्कार है। यहीं पर कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। यह भोजन जैसे ग्लूकोज को लेता है, उसे ऑक्सीजन की मदद से जलाता है और एटीपी नाम के अणुओं में ऊर्जा को पैक करता है। एटीपी अणु में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये थियरी है कि ये कभी एक अलग बैक्टीरिया हुआ करता था। स्रोत में इसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये एक बेहतरीन पॉइंट है जो इस विषय को और गहरा बनाता है। इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं।
माना जाता है कि अरबों साल पहले एक बड़ी कोशिका ने एक छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया था। निगल लिया था। हाँ, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों ने साथ रहना सीख लिया। वो बैक्टीरिया आज का माइटोकॉन्ड्रिया है। अरे वाह। यही वजह है कि उसका अपना डीएनए और अपनी दोहरी झिल्ली होती है, एक उसकी अपनी और एक बाहरी झिल्ली जो मेजबान कोशिका की थी। तो एक तरह से हमारी कोशिकाओं के अंदर एक प्राचीन मेहमान रह रहा है जो हमारे लिए बिजली बनाता है। बिल्कुल। कमाल है। तो सिटी हॉल यानी केंद्रक ने आदेश भेज दिया है और पावर ग्रिड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ने शहर को बिजली दे दी है। अब उन आदेशों पर अमल कहाँ होता है? शहर की फैक्ट्रियां कहाँ हैं? यहाँ राइबोसोम का जिक्र है। राइबोसोम ये शहर की असली वर्कशॉप है। स्रोत इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये असल में नैनो मशीन है जो केंद्रक से आए mRNA संदेश को पढ़ती हैं और जेनेटिक कोड को एक असल काम करने वाली चीज यानी प्रोटीन में बदलती हैं। और ये हर जगह हैं। स्रोत के चित्र में कुछ साइटोप्लाज्म में तैरते हुए दिख रहे हैं और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की एक चीज से जुड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है? ये कोशिका के अविश्वसनीय संगठन को दिखाता है। जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आजाद तैर रहे हैं वे ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिका के अंदर ही इस्तेमाल होंगे। और जो जुड़े हुए हैं? लेकिन जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं वे ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें या तो कोशिका की झिल्ली में लगाया जाना है या फिर कोशिका से बाहर निर्यात किया जाना है। मतलब एक अविश्वसनीय रूप से संगठित उत्पादन लाइन है। बिल्कुल। ठीक है, तो फैक्ट्री में माल बन गया, लेकिन अब आगे क्या? क्या ये बस ऐसे ही पड़ा रहता है? हाँ, यहाँ गोल्जी का या गोल्जी बॉडी का जिक्र आता है। हाँ, गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे शहर का पैकेजिंग और शिपिंग केंद्र कहा गया है। हाँ, लेकिन मैं इसे सिर्फ पोस्ट ऑफिस नहीं कहूंगी, ये शहर का फिनिशिंग और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है। फिनिशिंग और लॉजिस्टिक्स। जी, राइबोसोम से बने प्रोटीन यहाँ आते हैं और गोल्जी का उन पर आखिरी काम करता है। आखिरी काम मतलब ये सिर्फ उन्हें पैक नहीं करता बल्कि उनमें कुछ बदलाव भी करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये उन प्रोटीनों में शुगर या लिपिड की चेन जोड़ सकता है, उन्हें सही तरीके से मोड़ सकता है और उन पर एक तरह का एड्रेस लेबल लगाता है। एड्रेस लेबल? हाँ, ये लेबल तय करता है कि प्रोटीन को कोशिका में कहाँ जाना है, लाइसोसोम में, कोशिका झिल्ली में या कोशिका के बाहर। तो ये पैकेजिंग से पहले का एक जरूरी क्वालिटी कंट्रोल और एड्रेसिंग स्टेप है। एकदम सही। इसके बिना सही प्रोटीन सही जगह पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब कुछ ऐसे विभागों की बात करते हैं जो हर शहर में नहीं होते बल्कि कुछ खास शहरों के लिए अद्वितीय हैं। जैसे स्रोत बताता है कि लवक या प्लास्टिड्स सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हाँ, और ये पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। 3 मुख्य तरह के लवक होते हैं। पहला है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये पौधे का अपना सोलर पावर प्लांट है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे भोजन में बदलता है। यही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। और बाकी दो? दूसरा है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। इसे आप शहर का कला और संस्कृति विभाग कह सकते हैं। अच्छा। यही फूलों और फलों को उनके चमकीले रंग लाल, पीला, नारंगी देता है ताकि वे कीड़ों और जानवरों को आकर्षित कर सकें। सही बात है। और तीसरा? और तीसरा है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होता है। ये शहर का विशाल गोदाम है जहां स्टार्च और तेल जैसे भोजन को भविष्य के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, तो ये तो पादप कोशिका की खासियत हुई। अब जंतु कोशिका के विशेषज्ञ की बात करते हैं, लाइसोसोम। स्रोत ने इसे एक बहुत ही नाटकीय उपनाम दिया है, आत्महत्या की थैली या सुइसाइड बैग। ये तो किसी क्राइम थ्रिलर जैसा नाम है। मतलब कोशिका के पास अपना खुद का एक आत्मविनाश बटन होता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जरूरी? जी। लाइसोसोम शहर की अपशिष्ट प्रबंधन और विध्वंस टीम है। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। शिक्षा सेवा यूट्यूब इसका चैनल में काम आपका स्वागत है। शहर में टूटी फूटी चीजों जैसे पुराने ऑर्गेनेल या बाहर से आए कचरे जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करना और रिसाइकिल करना है। और ये आत्महत्या वाला हिस्सा वो कब काम आता है? वह तब काम आता है जब कोशिका खुद एक खतरा बन जाती है, जैसे अगर वो संक्रमित हो जाए या कैंसर जैसी खतरनाक चीज में बदलने लगे। ओह। तब ये लाइसोसोम फट जाता है और अपने एंजाइमों से पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। अच्छा। इसे अपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं।
तो ये आत्महत्या असल में एक बलिदान है शहर के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए, एक हीरो वाला काम। वाह। और यहीं पर तो इसमें अलग अलग काम करने वाली कई फैक्ट्रियां और मशीनें होंगी। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सही बैठती है। तो चलिए सबसे पहले प्रोटीन की फैक्ट्री से ही शुरू करते हैं। हाँ, ये सबसे सही जगह है शुरू करने के लिए। इस फैक्ट्री को हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। जी, इसकी खोज पैलिडे ने की थी। ये 2 सब यूनिट्स से बना होता है, मतलब 2 अलग-अलग हिस्सों से। अच्छा, और ये जुड़ते कैसे हैं? नोट्स में मैग्नीशियम आयन का जिक्र है। हाँ, इन्हें आपस में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयनों यानी Mg++ की जरूरत होती है। ये गोंद की तरह काम करते हैं और जैसे ही ये जुड़ते हैं, इनका मुख्य काम प्रोटीन बनाना शुरू हो जाता है। कमाल है। तो शहर में फैक्ट्री लग गई, पर शहर में सामान पहुंचाने के लिए सड़कों का एक जाल भी तो होगा। बिल्कुल होगा। उसे कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, शॉर्ट में ER कह सकते हैं। ये 2 तरह की होती हैं। एक है रफ ER। रफ मतलब खुरदुरी। जी, खुरदुरी इसलिए क्योंकि इस पर राइबोसोम यानी हमारी प्रोटीन फैक्ट्रियां चिपकी होती हैं, तो ये प्रोटीन बनाने में मदद करती है। और दूसरी वाली? दूसरी है स्मूथ ER। ये चिकनी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बनाने का काम करती है। अच्छा, और एक और जरूरी बात, ये ER नेटवर्क कोशिका के अंदर एक कंकाल की तरह काम करके उसे एक ढांचा, एक आकार भी देता है। ये तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? नोट्स में तारककाय यानी सेंट्रोसोम का जिक्र है। हाँ, तारककाय, जिसकी खोज बोवेरी ने की थी। ये मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसका काम? जब कोशिका का बंटवारा होता है, तब ये स्पिंडल फाइबर नाम के धागे बनाता है। ये धागे विभाजन की प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो मतलब ये बंटवारे में मदद करता है? बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ बराबर बंटे। ठीक है, अब चलते हैं शहर के कंट्रोल रूम की ओर, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस की ओर। हाँ, कोशिका का दिमाग। यहीं पर जीवन शिक्षा का सेवा सारा यूट्यूब चैनल में ब्लूप्रिंट आपका रखा स्वागत होता है ना? यहाँ हमें गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ये क्या है? गुणसूत्र की खोज 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग ने की थी। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये धागे जैसी संरचनाएं हैं जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती हैं। डीएनए और प्रोटीन से? जी, और इन्हीं धागों पर जीन मौजूद होते हैं। जीन, यही तो हमारी आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, जैसे आंखों का रंग या बालों का प्रकार। एकदम सही। सारी जानकारी इन्हीं में कोड की हुई होती है। जीन, ये नाम तो बहुत सुना है। नोट्स में एक बहुत ही मतलब रोचक बात लिखी है जंपिंग जीन्स के बारे में। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी। बताइए इसके बारे में। बारबरा मैक्लिंटॉक ने मक्के पर रिसर्च करते हुए पाया कि जीन एक गुणसूत्र पर अपनी जगह बदल सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं। क्या मतलब जीन अपनी जगह बदल सकते हैं? जी, इसीलिए इन्हें ट्रांसपोजॉन या जंपिंग जीन्स कहा गया। इससे ये पता चला कि हमारा जेनेटिक कोड स्थिर नहीं है जैसा हम पहले सोचते थे। तो उसमें बदलाव हो सकते हैं? हाँ, उसमें बदलाव हो सकते हैं। वो एक गतिशील चीज है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट की भाषा को ही समझते हैं। मेरा मतलब है डीएनए से। डीएनए यानी डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी बिल्कुल। उन्होंने बताया कि ये एक घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है। और ये सीढ़ी बनी किस चीज से होती है? इसकी जो बाहरी रेलिंग होती है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। ठीक है। और सीढ़ी के जो डंडे हैं वो 4 नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं। 4 बेस कौन कौन से? एडमीन, जिसे ए कहते हैं, गुआनिन G, साइटोसिन C और थाइमीन T। और इनके जुड़ने का कोई खास नियम है? हाँ, और नियम बहुत पक्का है। नियम ये है कि A हमेशा T के साथ ही जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ए हमेशा टी के साथ? और C हमेशा G के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यही जीवन का कोड है। डीएनए के अलावा आरएनए का भी जिक्र है। दोनों में क्या फर्क है? मुख्य फर्क ये है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब उसमें एक ही लड़ी होती है। और इसमें थाइमीन यानी टी की जगह यूरेसिल नाम का बेस होता है, जिसे यू कहते हैं। अच्छा, टी की जगह यू। जी, अगर डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट है तो आरएनए उसकी एक वर्किंग कॉपी है। वो डीएनए के संदेशों को पढ़कर प्रोटीन बनाने का काम करता चैनल है। में आपका स्वागत तो है। आरएनए के भी प्रकार होते होंगे? हाँ, ये 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए कहते हैं,
ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए सब मिलकर काम करते हैं। तो इस सारी जानकारी का, इस पूरे ज्ञान का असल दुनिया में क्या उपयोग है? यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया गया है। ये एक बेहतरीन तकनीक है। इसे एलेक जेफरीज ने खोजा था। और इससे होता क्या है? इससे किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए से की जा सकती है। हर व्यक्ति का डीएनए यूनिक होता है। भारत में इस तकनीक को लाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। और हमारे देश में इसकी लैब्स कहाँ हैं? हमारे देश में हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में इसकी मुख्य लैब्स हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? मुझे लगता है अपराध के मामलों में तो होता ही होगा। हाँ, वो तो सबसे बड़ा उपयोग है अपराध के मामलों को सुलझाने में। पर इसके और भी कई उपयोग हैं। जैसे कि? जैसे किसी बच्चे के असली माता पिता का पता लगाने में, मतलब पितृत्व विवाद में, अच्छा। संपत्ति के विवादों को निपटाने में और आनुवंशिक रोगों यानी जेनेटिक बीमारियों के इलाज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। खेती में भी इसका कोई उपयोग है? हाँ बिल्कुल, परजीनी फसलों यानी ट्रांसजीनिक क्रॉप्स के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी कोशिका के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है, जिसके अपने नियम हैं और अपनी एक भाषा है। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात, जैसा हमने पहले कहा, वो बारबरा मैक्लिंटॉक की खोज ही है। जंपिंग जीन्स वाली। हाँ, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा जेनेटिक कोड, जिसे हम कभी स्थायी मानते थे, वो भी गतिशील है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, अगर हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट खुद को बदल सकता है, तो भविष्य में इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।